नमस्कार। मेरा नाम राउत रामेश्वर बाबा साहेब। मेरे कॉलेज का नाम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चिंचोली लिम्बाजी, तालुका कन्नड़, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मेरा रोल नंबर 22, यूजीसी एमएमटीटीसी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंडियन नॉलेज सिस्टम रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से ये सेमिनार प्रोजेक्ट का मेरा वीडियो है। मेरा सेमिनार का टॉपिक है भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषताएं। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी परंपराएं, इनके मुकाबले दुनिया का कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता था। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा बहुत ही समृद्ध, सशक्त थी। हजारों वर्षों से हमारा ज्ञान, परंपरा, संस्कृति ये चली आ रही है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक विशाल और जटिल प्रणाली है, उसे समृद्ध प्रणाली कहते हैं। हमारी ज्ञान प्रणाली दर्शन शास्त्र, न्यायशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, गणित और साहित्य, कला जैसे विविध क्षेत्रों में शामिल करते हुए समृद्ध हुई है। इन सभी क्षेत्रों को भारतीय ज्ञान प्रणाली ने अपने अंदर शामिल किया है और वो समृद्ध हुई है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य समकालीन मुद्दों को हल करने के लिए आगे के शोध को समर्थन और सुविधा प्रदान करना है। यह प्रणाली वैदिक साहित्य, वेदों और उपनिषदों पर आधारित है। भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को वैज्ञानिक तरीके से और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जा सकता है। इसीलिए एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया गया है। उसका एक अलग से विभाग बनाया है। शिक्षा नीति में इसका अनन्य साधारण महत्व मिला है। प्राचीन भारत में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। स्वदेशी शिक्षा घर, मंदिर, पाठशाला, गुरुकुलों में दी जाती थी। इसमें स्वदेशी और पारंपरिक तरीके से शिक्षा दी जाती थी। घर में संस्कार, संस्कृति, विरासत, मंदिर में आध्यात्मिक शिक्षण, पाठशाला, गुरुकुलों में आध्यात्मिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक, सब तरह का राजनीतिक, शास्त्रों अस्त्रों का शिक्षण यानी कि शिक्षा दी जाती थी। इसमें गणित, खगोल, विज्ञान, दर्शन, योग, कृषि, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल, साथ ही ये शासन, राजनीति और संरक्षण आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। जिसकी जैसी क्षमता उसे उसी तरह की शिक्षा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में दी जाती थी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य में अपनी क्षमता दिखाता है तो गुरु उसे उसके रुचि, उसकी क्षमता वो देखकर गुरु उसे शिक्षा देते थे। भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक समृद्ध और विविध इतिहास है जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। इसमें दर्शन, धर्म, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और बहुत कुछ सही क्षेत्रों को एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये श्रृंखला है, धर्म, अर्थ, गणित, खगोल, इनकी एक श्रृंखला है। इसे ही हम भारतीय ज्ञान प्रणाली कहते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली की उत्पत्ति का पता वेदों से लगाया जाता है।
जो प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। वेदों का अभ्यास, वेदों की उत्पत्ति से हमारे ज्ञान प्रणाली का, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उत्पत्ति का पता चलता है। वेदों की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में इन वेदों के ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। भारत के पास अपने देश की संस्कृति है, अपने देश का इतिहास, मूल्य और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई एक अनूठी शिक्षा प्रणाली है। हमारे मूल्य, परंपरा, संस्कृति, नीतिमत्ता, इन सभी का प्रभाव हमारे ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर है। उत्पत्ति और विकास, भारतीय ज्ञान प्रणाली की जड़ों का पता वैदिक काल से लगाया जा सकता है, जहाँ वेदों, उपनिषदों और अन्य प्रारंभिक ग्रंथों ने दर्शन, ब्रह्मांड, विज्ञान और नैतिकता में मूलभूत विचार रखे हैं। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का आत्मा मूल्य और नैतिकता है। नैतिकता और मूल्य से भरा हमारा हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है। खगोल विज्ञान और गणित में भट्ट का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आर्यभट्ट ने पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को गिनती करना सिखाया। शून्य का शोध उन्होंने लगाया है। चिकित्सा में सुश्रुत और चरक संहिता का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कौटिल्य का योगदान महत्वपूर्ण है। कौटिल्य यानी आर्य चाणक्य कहा जाता है जिनको। अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ बाद के सहस्त्र शताब्दी में विकसित हुए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। सदियों से भारत में ज्ञान को मौखिक और बाद में लिखित परंपरा के माध्यम से संरक्षित किया और प्रसारित किया गया है। पहले गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान संक्रमित करते थे, ज्ञान को संक्रमित करते थे। फिर शिष्य बड़ा होके अपने शिष्य को वो ज्ञान मौखिक रूप से देता था और स्मरण करके उसे संरक्षित किया जाता था। बाद में लिखित परंपरा आने के बाद उसे लिखित माध्यम से संरक्षित और प्रसारित किया गया था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शैक्षणिक केंद्र विद्वानों की गतिविधियों के केंद्र बन गए, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को आकर्षित करते हैं। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो केंद्र है वो सिर्फ भारत के विद्वानों को आकर्षित करते हैं ऐसा नहीं, दुनिया के छात्रों को, दुनिया के विद्वानों को ये शैक्षणिक केंद्र आकर्षित करते हैं। मध्ययुगीन काल में भास्कराचार्य जैसे अनेक विद्वानों ने इस प्रणाली को विभिन्न तरह से विकसित किया। विभिन्न विज्ञानों में प्रगति दिखाई गई, जिसमें जटिल शल्य चिकित्सा उपकरणों और विस्तृत खगोलीय टिप्पणियों का निर्माण किया गया, जो मध्ययुगीन काल में। मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीय ज्ञान प्रणाली की अवधारणा ने गति प्राप्त की है, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को पुनर्जीवित करना है। हमारी जो नई NEP 2020 नई शिक्षा नीति है, उसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली का विशेष प्रभाव है। उसका विशेष प्रभाव यानी कि जो हमारे प्राचीन परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, उसका पुनर्जीवित करना, यही हमारे ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक प्रभाग है जिसका उद्देश्य क्या है कि इन परंपराओं को
ज्ञान को पुनर्जीवित करना है, एक करना है। इस प्रणाली में हमारी शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय, स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। भारतीय ज्ञान, कला, प्रशासन, कानून इन सब क्षेत्रों में विस्तारित है। भारत की शास्त्रीय और अन्य भाषाओं को प्रभावित किया है, कलात्मक परंपराओं के माध्यम से प्रसारित किया है। भारतीय ज्ञान सिर्फ एक भाषा में नहीं है। संस्कृत चाहे पाली, चाहे हिंदी, चाहे मराठी, चाहे तमिल, चाहे इन सब भाषाओं में भारतीय ज्ञान विस्तृत रूप से फैला हुआ है। भारत के ज्ञान को आधुनिक संसाधनों से, आधुनिक टेक्निक से जोड़कर उसका पुनर्जीवन करना, उसे प्रभाव में लाना, उसका प्रसार करना, ये उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली का यानी कि शिक्षा नीति का है। भारतीय ज्ञान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो गुरु की भूमिका। गुरु विद्यार्थियों पर पर्याप्त ध्यान दे सकते थे। गुरु विद्यार्थी गुरुओं का आदर करते थे। विद्यार्थी की क्षमता और सामर्थ्य पहचान कर गुरु उससे शिक्षा प्रदान करते थे। समग्र दृष्टिकोण। दूसरा, समग्र दृष्टिकोण कई आयामों को एकत्रित करता है। भौतिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक, ये जो आयाम है, ये जो क्षेत्र है, उन सभी आयामों को एकत्रित करने का सामर्थ्य हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में है। सुश्रुत और चरक संहिता। आयुर्वेद को अत्यंत महत्व हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में मिला है। बहुत से जटिल और बहुत से जटिल जो आजार रहते हैं उसे जड़ी बूटियों से और शल्य चिकित्सा से उन्हें स्वस्थ किया है हमारे आयुर्वेद ने। दूसरा, अंतर संबंधता। हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली का दूसरा जो विशेषता है कि अंतर संबंधता, यानी कि दो वृक्ष और उनके पत्ते एकत्रित मिलाकर दवाएं बनाती है, 2, 4, 5। योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को एकत्रित करता है। एक ही क्षेत्र अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है, एकत्रित करता है, अनेक क्षेत्र विकसित करता है। 2, 4, 5 वृक्षों के पत्ते मिलाकर दवाइयाँ की जाती है। इनका क्या अंतर संबंधता आती है, एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। तीसरा, व्यवहारिक अनुप्रयोग है। वस्तुकला में वास्तुशास्त्र, चिकित्सा में आयुर्वेद शास्त्र, ये क्या है? व्यवहार में व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। सांस्कृतिक विरासत। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या करती है कि अपने संस्कृति का संक्रमण करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक गुरु अपने शिष्य तक संस्कृति का संक्रमण किया जाता है। अभिनव समाधान। हम क्या करते हैं? हर्बल दवाएं, जैविक खेती, इनके द्वारा क्या होता है कि जो नेचुरल है, नैसर्गिक है, वो दवाएं, वो फूड्स, वो अन्न पदार्थ हमें मिलता है। आखिरी का वैश्विक प्रभाव। पूरे विश्व पर हमारे ज्ञान प्रणाली ने प्रभाव डाला है। कौन से धार्मिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली ने प्रभाव डाला है। पूरे विश्व को हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली का आकर्षण रहा है और बाहर के वैज्ञानिक विद्वान हमेशा ही हमारे संस्कृति परंपराओं का आदर और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद।